नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर आ रही है, जहां पर एक साधु की पीट कर हत्या कर दी गई। खेत में मिला साधु सुखी उर्फ चंद्रपाल का शव। सिर, चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। गांव के ही मंदिर में रहते थे साधु सुखी। मेरठ के बढ़ला कैथवाड़ा गांव की ये घटना है। मेरठ से आ रही बड़ी खबर, जहां पर बढ़ला कैथवाड़ा गांव में एक साधु की पीट कर हत्या कर दी गई। शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले हैं। साधु सुखी उर्फ चंद्रपाल इसी गांव में बने मंदिर में रहते थे। सिर, चेहरे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान। थाना मुंडाली के ग्राम बढ़ला कैथवाड़ा में चंद्रपाल पुत्र भरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महाराज जी की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी गई है, जिसमें कि ईंट मार के हत्या की गई है और सिर पे काफ़ी चोट आने से उनको जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे घटनास्थल पे मारपीट हुई है और ले जाके गली में घेर दिया गया है। कुछ लोग सोच करने के लिए ग्रामीण उठे हैं, तब उन्हें पता पड़ा महाराज जी की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है जी। उसके बाद में अफरा तफरी मची है। फिर पुलिस प्रशासन को फोन किया, पुलिस प्रशासन आई है और पुलिस प्रशासन से अभी यही मांग चल रही है कि केस को यहीं खोला जाए। मेरे सहयोगी सरोज शर्मा ने हालात का जायजा लिया। उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ के मुंडाली थाना इलाके के बढ़ला कैथवाड़ा गांव में साधु के कत्ल से सनसनी फैल गई। बीचों बीच गांव में साधु की हत्या कर शव को गली में फेंक दिया गया और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पुलिस अधिकारी इस हत्याकांड में कुछ क्लू मिलने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या खाकी का खौफ इतना खत्म हो गया है कि बदमाश गांव के बीचों बीच साधु का कत्ल कर आसानी से फरार हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि साधु के कत्ल के पीछे की वजह क्या है और इस हत्याकांड को क्यों और किसने अंजाम दिया है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। सरोज शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे आप, और आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं तमाम घटनाक्रम से जुड़ी हुई। ये 3 तस्वीरें आपको बताएंगी कि मेरठ में साधु की जो हत्या हुई है, साथ ही इससे पहले 2 साधुओं की हत्या अप्रैल 2020 पालघर की इस घटना ने काफी तूल पकड़ा था, और 2 साधुओं की हत्या की और भी इसमें घटना जो कि अप्रैल 2020 बुलंदशहर से है। तो ये 3 घटनाएं जहां पर साधुओं को मार डाला गया, और मार डालने में तरीका एक ही अपनाया गया, पीट कर हत्या की गई है। 3 तस्वीरें। आखिर कौन है इनका हत्यारा? आखिर कौन है इतना बेखौफ जो बिना रुके, बिना किसी के डर के पीट कर हत्या कर रहा है? और इसके साथ ही अब रुख कर लेते हैं धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई खबरों का, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। धर्म परिवर्तन केस में 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं। मूक बधिरों को निशाना बनाते थे तीनों के तीनों आरोपी। ब्रेन वॉश कर इस्लाम में कन्वर्ट करते थे ये आरोपी। उमर गौतम, जहांगीर काजी इस दौरान दस्तावेज बनाया करते थे। दिल्ली पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, उमर गौतम, जहांगीर काजी पहले से ही गिरफ्त में हैं। 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि मूक बधिरों को अपना शिकार बनाते थे और लगातार उनको तमाम प्रलोभन देकर इस्लाम में कन्वर्ट करवाते थे। उधर धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलीपींस के आतंकी संगठन से जुड़े हैं धर्मांतरण के तार। कनाडा और कतर में भी मिला उमर गौतम का लिंक। उमर गौतम के फर्जी ट्रस्ट में आए करोड़ों रुपए हैं। उमर गौतम और बिलाल दोहा के संबंध का भी खुलासा हुआ। 2014 में ही बिलाल दोहा गिरफ्तार हो चुका है, यानी बिलाल दोहा की गिरफ्तारी काफी पहले हो चुकी है, 7 साल पहले। अब उमर गौतम और जहांगीर काजी गिरफ्त में आए हैं, और इसके साथ ही और 3 की गिरफ्तारी के साथ धीरे धीरे धर्मांतरण का ये बड़ा रैकेट, जो कि तमाम लोगों को बहला फुसला कर इस्लाम में कन्वर्ट कराने के लिए चलता था, वो अब सामने आना शुरू हो गया है।
और उधर उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस सब पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। संस्था इस्लामिक दावा सेंटर एक कनाडियन नागरिक बिलाल फिलिप की इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कि दोहा कतर में है की परीक्षा हेतु ऑफिशियल केंद्र भी है। यह बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। से तार जुड़े हुए हैं, कब से यह सब कुछ शुरू हुआ है, कौन कौन इस कड़ी में कहां पर आकर जुड़ता है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस बारे में खुलासा कर रहे थे। वहीं धर्म परिवर्तन के 7 कोडवर्ड भी सामने आए हैं और इनका खुलासा हुआ है। ये कोडवर्ड क्या है उस समझिए। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम है, अर्थ इसका मतलब धर्म परिवर्तन करना। मुतक्की हक और सच की तलाश की बात करने के लिए इस्तेमाल होता था। रहमत यानी विदेश से आने वाले फंड को कहा जाता था। सलात नमाज के तौर पर इस्तेमाल होता था। अल्लाह के बंदे सोशल मीडिया पर वीडियो लाइव कराने वाला शख्स। मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, धर्म परिवर्तन का नाम, कौम का कलंक अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो एक एक करके डिकोड हो रहा है और उससे यह समझ में आ रहा है कि किसी की नजर में ना आया जाए और वो लोग जो कि गरीब हैं, कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, जिन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, उन्हें इस मदद के बहाने लालच देकर, समझा बुझाकर, ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट कराना ही एक मकसद था। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण केस में सामने विदेशी लिंक भी अब निकल कर आ गया है और विदेशी लिंक की बात कर रहे हैं। प्रतिबंधित इस्लामिक प्रचारक बिलाल फिलिप के सहयोगी का खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज ने फिलिप के सहयोगी शाहजुद्दीन से बात की है। शाहजुद्दीन ने उमर गौतम से कनेक्शन का खुलासा किया है। बिलाल के ऑनलाइन धर्म प्रचार से जुड़ा हुआ था उमर गौतम। 10 साल पहले बिलाल के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी के संपर्क में था उमर गौतम। जी राहुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे थोड़ा सा कि ये तो आपको पता होगा पूरा इशू जो चल रहा है अभी उमर गौतम का। जी, मैं बहुत ही डिटेल में तो उसको फॉलो अप नहीं किया वो न्यूज को, बट मैं सुना आपको। अच्छा, एक मिली गैजेट एक अखबार है, उसका पुराना एक आर्टिकल है, उसमें ये पता लगा कि उनका आपके साथ भी कुछ टाई अप था। एम आई राइट? एक मेमोरेंडम साइन हुआ था कुछ, आई थिंक 2011 समथिंग में। हाँ जी, अभी किसी और साहब का भी फोन आया था इसी सिलसिले में, उन्होंने बताया। एक्चुअली वो बहुत ऑलमोस्ट 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स था राहुल साहब। अच्छा, तो ये जो पार्टनरशिप थी ये एक्टिव थी अभी रिसेंटली तक, या फिर मतलब 2-3 साल पहले, 5-6 साल पहले डोरमेंट हो गई, इनएक्टिव हो गई थी? वो इनिशियल में ही इनएक्टिव हो गई थी राहुल साहब। इतना जो है एक्टिव जब साइन ही किया था वो बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए साइन किया। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर कि जो बिलाल साहब हैं, जी बिलाल साहब तो इंडिया में है नहीं, वो तो कतर में है आई गेस, तो है ना। लेकिन वो उनका तो कई कंट्रीज के अंदर ये है कि हाँ भाई ही कांट रीच ओवर देयर, इंक्लूडिंग सम ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो। आप ये जानते होंगे, मैं और इंडिया में भी वो नहीं है शायद इसी लीगल हैसल की वजह से। जी। हाँ, तो इनकी और उमर साहब की भी बात हुई थी? वो एक्चुअली पता नहीं, मैं उनके जो आईडीसी का जो बताया उन्होंने, लोकल एक्टिविटीज में वो कहाँ गए। अच्छा मिले हुए एक्चुअली मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। अच्छा, तो कभी, लेकिन अगर दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, ही इज हेडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी उसको हेड करते हैं, तो आई एम श्योर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो बात हुआ ही होगा, तभी उन्होंने ये कॉल लिया होगा कि हाँ भाई चलिए एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसको करते हैं। तो आप, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कभी ना कभी तो उनका बात हुआ ही होगा ना, मैं राइट? दोनों का हुआ होगा, ये मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हुआ होगा, बट देन कब हुआ, कितने लेवल पे हुआ, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम, ये बताना चाह रहा हूँ मैं।
तो आपने देखा कि बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, या बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। तमाम बातें हो सकती हैं जो कुछ इंडिया न्यूज ने शाहजुद्दीन से बात करके सामने रखने की कोशिश की। वहीं अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म होती नहीं दिख रही है। दिल्ली में लगातार सुलह की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आज राहुल और प्रियंका से मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की तय है। क्या उम्मीद, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में स्वागत किया गया था, क्या उसी तरह की पिक्चर आज सामने निकल कर आती है जब नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होती है? क्योंकि एक तरीके से इस टसल के चलते पार्टी विधानसभा चुनाव के करीब मुहाने पर खड़ा है पंजाब, और पार्टी अभी अपनी आंतरिक कलह से ही जूझ रही है। तो आज क्या कुछ निकलता है नवजोत सिंह सिद्धू के पहुंचने और उस मीटिंग के बाद साफ होगा। और अब बात कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर दूसरी लहर में हमने तमाम कोरोना का वायरस का कहर देखा, वहीं यह खबर भी सामने आई है कि मुंबई के 50% बच्चे दूसरी लहर में। बड़ी खबर, बीएमसी के चौथे सीरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है। मुंबई के 50% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली हैं। ज्यादातर की उम्र 10 से 14 साल के बीच है। एंटीबॉडी बनने से तीसरी लहर में संक्रमण का खतरा कम हो गया है। यह अच्छी बात है कि बच्चों को संक्रमण का खतरा कम हुआ है, लेकिन यह थोड़ी सी डरावनी बात है कि दूसरी लहर में बच्चों पर इसका संकट आया था। चौथा सीरो सर्वे बीएमसी का, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि 50% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली हैं। और इस पर बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककानी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। लहर में आने से पहले ऐसा बताया जाता था कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा संसर्ग हो सकता है, वो ज्यादा बाधित हो सकते हैं। इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से 15 जून तक 1 साल 0 साल से मतलब नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों का सीरो सर्वे किया जाए। पूरे मुंबई के 24 वार्ड में हमने करीबन सैंपल इकट्ठा किए, पब्लिक लैब से इकट्ठा किया और प्राइवेट लैब से भी इकट्ठा किए। उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमको ये पाया गया कि 51% से ज़्यादा बच्चों में ये कोविड लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है वो पाई गई है, और ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमने हमारी जो तैयारी है, अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा संसर्ग हो जाता है, ज़्यादा बाधित हो सकते हैं, तो उनके लिए इलाज करने के लिए हमने पूरी तैयारी कायम रखी है। और हर एक वार्ड में, हर एक जम्बो हॉस्पिटल में और हर एक बड़े अस्पताल में हमने पीडियाट्रिक वार्ड एक बनाकर भी रखा है। तो बात कर लेते हैं वो सर्वे क्या होता है। जी हाँ, सीरो सर्वे आखिर होता क्या है, जिसके जरिए पता चला कि मुंबई में दूसरी लहर में 50% बच्चे में एंटीबॉडीज विकसित हो गई थी। सीरो सर्वे सीरोलॉजी टेस्ट से होता है। ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है। इन्फेक्शन से बनी एंटीबॉडी की जांच इस सीरो सर्वे के जरिए होती है। वायरस के शरीर पर अटैक करने पर इम्यून सिस्टम लड़ता है और इम्यून सिस्टम वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज करीब 1 महीने तक खून में बनी रहती हैं। शरीर में एंटीबॉडी बनने का मतलब कि आप वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, तभी इतनी तादाद में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। यानी इससे एक बात समझ में आती है कि बच्चे इससे संक्रमित हुए तो थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी लहर, जहां पर मुंबई में बच्चों पर कहर जो हुआ। मुंबई में बच्चों पर इस सीरो सर्वे को किया गया, जिसमें 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। 51% बच्चों में पॉजिटिविटी रेट दिखा। 10 से 14 साल की उम्र के 53% बच्चे संक्रमित पाए गए। 1 से 4 साल की उम्र के 51.04% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली है। 5 से 9 साल के बच्चों में भी यह आंकड़ा 47.33% और 15 से 18 साल के बच्चों में 51.39% मिला है। 1 से 18 साल के बीच के बच्चों में 51.18% सीरो पॉजिटिविटी रेट पता चला है। 18 साल से कम 39.4% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली थी। एंटीबॉडी बनने में तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा अब कम बताया जा रहा है। और अब बात झुग्गियों में 41.6% लोगों में एंटीबॉडीज मिली है। तीसरे सीरो सर्वे में झुग्गी में 41.6%। जुलाई में हुए पहले सर्वे में बस्तियों में 57% एंटीबॉडी मिली थी। अगस्त में हुए दूसरे सर्वे में 45% एंटीबॉडीज पाई गई थी।
और अब तीसरी लहर बच्चों पर कितना कहर। देश के बड़े साइंटिस्ट की यह रिसर्च है, वैक्सीनेशन से 18+ को इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। तीसरी लहर में कोरोना बच्चों पर अटैक कर सकता है। तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। कुछ ही बच्चों में दिखेगा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C। पीडियाट्रिक्स को तैयार रहने की खास जरूरत साइंटिस्ट की तरफ से बताई गई है। और इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस और ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बिहार बोर्ड की मेरिट लिस्ट के विरोध में पटना में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। शिक्षक पात्रता के उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री का घेराव करने पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। पटना में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन्हें तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।